इंडियन फिल्मों में कोर्ट रूम ड्रामा एक नेल बाइटिंग कंसेप्ट है। दोनों तरफ से तनातनी, कोर्ट के अंदर और बाहर भी अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रचाए गए खेल और आखिर में जज के वर्डिक्ट। इन सभी बातों के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी प्लॉटिंग होना बहुत ही जरूरी है और ऐसी ही एक कहानी फिल्म के रूप में इस वीकेंड आ गई है जिसका नाम है केसरी सेकंड चैप्टर। फिल्म का जॉनर हिस्टोरिकल ड्रामा है और फिल्म की कहानी बेस्ड है जलियांवाला नरसंहार के आधार पर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में हुए भीषण नरसंहार से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस फिल्म में उसके बाद की कहानी दिखाई है जिसकी नींव खोखली की जाती है कोर्ट के अंदर जनरल डायर और ब्रिटिश क्राउन के ऊपर केस फाइल करके। सी शंकरा नायर एक जाने माने बैरिस्टर है जिनको क्रांतिकारी कृपाल सिंह को रोकने के लिए ब्रिटिश क्राउन हायर करती है। शंकर नायर जिन्होंने आज तक एक भी केस हारा नहीं है, वो कोर्ट में कृपाल सिंह को गिल्टी प्रूव करते हुए ब्रिटिश क्राउन की नजरों में आ जाते हैं और उन्हें सर बैरिस्टर शंकर नायर के नाम से नवाजा जाता है। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में बचा एक बच्चा जिसका नाम प्रगट था, वो नायर को दिखा देता है कि जनरल डायर की एक सोची समझी साजिश थी। शंकर नायर इस बात पर गौर तो करते हैं लेकिन ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसी बीच जब प्रगट को मारा जाता है तब दिलरीत कौर जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो आकर कुछ अहम सबूत शंकर नायर के हवाले करते हैं। पहले से ही जनरल डायर के एरोगेंट भरे रवैये से डिस्टर्ब रहे शंकर नायर क्राउन और जनरल डायर के खिलाफ केस फाइल करके लड़ने को तैयार होते हैं। पहले तो ट्रायल में तो शंकर नायर की केस स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन बाद में ब्रिटिश क्राउन एक इंडियन के अगेंस्ट एक इंडियन को ही हायर करती है जो शंकर नायर को कड़ी टक्कर दे सके और वो होता है नेविल मैकेनली। नेविल मैकेनली अपने केस को हाथ में लेकर ब्रिटिश क्राउन और जनरल डायर को सेफ तो करता है और साथ ही बाइज्जत बरी हुई। इसके बाद जो फिल्म में ट्विस्ट और ड्रामा आता है वो ऑडियंस के लिए असल में हार्ट टचिंग भी हो जाएगा और थोड़ा पेट्रियोटिक माहौल में भी आपको लेकर जाएगा। फिल्म के पहले पौने घंटे तक ऑडियंस को जलियांवाला बाग के अराउंड नरेशन दिखती है और बाकी का 1.5 घंटा जो है वो पूरा कोर्ट ड्रामा है, लेकिन फिर भी ऑडियंस इससे बोर नहीं होगी। इसकी सबसे पहली वजह है स्टोरी। ऑफकोर्स स्टोरी का चुनाव अच्छा है और इसके अकॉर्डिंग की गई स्क्रीन प्ले भी अच्छी है। अमृतपाल सिंह बिंद्रा और करण सिंह त्यागी इनके स्क्रीन प्ले के जरिए ऑडियंस ऐसा फील करेंगे कि वो भी उस केस का हिस्सा है और वो उस एरा में मौजूद भी है। डायलॉग राइटिंग में अक्षत गिडनाइल और सुमित सक्सेना इन्होंने काफी वजनदार डायलॉग लिखे हैं जिससे फिल्म में चल रहे सीन की रेंज बनी रहे। करण सिंह त्यागी इन्होंने ही इस फिल्म का डायरेक्शन किया है और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ऑडियंस सच में उस दर्दनाक हादसे को फिर से जी लेंगे, ऐसे सीन और ऐसे कैरेक्टर उन्होंने अपने डायरेक्शन के जरिए पोर्ट्रेट किए हैं। नितिन बैद इनकी एडिटिंग और देवोजीत रॉय इनकी सिनेमेटोग्राफी भी इस फिल्म को पूरा करने में वाकई सही साबित हुई है। वही बात करें एक्टिंग की तो शंकर नायर के रोल में अक्षय कुमार ने फिर से अपना सिक्का जमाया है। जॉली एलएलबी के बाद सेम कैरेक्टर को लेकिन अलग अंदाज में ऑडियंस के सामने पेश करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो अलग अंदाज ऑडियंस को वाकई उनका पसंद आएगा। अनन्या पांडे ने भी दिलजीत कौर के रोल में बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टिंग की है और उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए दिया गया डेडिकेशन इस फिल्म में दिखता भी है। नेविल मैकलिन इस रोल के बारे में क्या कहे। इस रोल में आर माधवन ने सबकी निगाहें अपने ऊपर टिकाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा प्रॉमिसिंग एक्ट और परफॉर्मेंस इस फिल्म में उन्होंने दिया है। इसके साथ ही क्रिश राव, रेजिना कैसेंड्रा, अमित सियाल, साइमन पेस्लेडे, माइकल जेम्स, मार्क बेनिंगटन, अलेक्जेंड्रा मोलोनी और बाकी के सारे सबकास्ट ने फिल्म में अपने रोल को बखूबी निभाया है। आर्ट डायरेक्टर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के डिपार्टमेंट को मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के एक एरा को बरकरार रखने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही शानदार है। ओवरऑल फिल्म तो अच्छी है और मैं एक नेल बाइटिंग और हाई टेंस वाला ड्रामा तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आखिर में उन्होंने जो ट्विस्ट एंड टर्न दिखाया है वो ऑडियंस को बहुत ही पसंद आएगा। आपको ये फिल्म एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए।